सेकेंडरी विंड्स। क्या कह रहा हूं? सेकेंडरी विंड में हमने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज ही तो किया था, दो ही तो किए थे, हमको तीन करने हैं इसमें। दूसरा सेकेंडरी या सीजनल विंड्स में दूसरा डालेंगे हम माउंटेन और वैली ब्रिज। माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज, समझ रहे हैं? माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज की बात करते हैं। अच्छा, एक हमने कल आपको लैंड ब्रिज और सी ब्रिज पढ़ाई थी, है ना? लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था। अच्छा, अगर हम इंडिया का ग्लोब बना दें तो एक तो एरिया आएगा आपका ट्रॉपिकल और एक एरिया होगा आपका ट्रॉपिकल से लगा हुआ ऊपर टेम्परेट और नीचे भी टेम्परेट, है ना? और नीचे भी देखने को मिलेगा हमको टेम्परेट। तो आपके हिसाब से लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का ज्यादा इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा? टेम्परेट एरिया में या ट्रॉपिकल एरिया? ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन दोनों का। टेम्परेट में लैंड ज्यादा है। देखो यहां पे आंसर हुआ ट्रॉपिकल। देखिए यहां पे हीट में चेंज जो देखने को मिलेगा, जो थर्मल रेंज देखने को मिलेगी, वो आपको देखने को मिलेगी ज्यादा। वहीं पे टेम्परेट रीजन में थर्मल रेंज कैसी मिलती है देखने को? कम। नंबर ऑफ आइसोबार्स तो प्रेशर पे पहुंच गए आप, थर्मल की बात कर रहे हैं हम, टेम्परेचर की। तो थर्म बोले तो टेम्परेचर, है ना? तो हीट, यानी हीट का डिफरेंस कहां ज्यादा दिखेगा? ट्रॉपिकल रीजन में। यानी दिन और रात के हीटिंग में डिफरेंस कहां पे ज्यादा आपको महसूस होगा? ट्रॉपिकल में या टेम्परेट में? अरे समझे ना मेरी बात को? नहीं समझे? क्लियर हो गया? शीशे में देख रहा है कौन? रिकॉर्डिंग, है ना? नहीं समझे मेरी बात को? चले आगे। तो बताओ फिर, हाँ समझ गए ना? ट्रॉपिकल में इसका इफेक्ट आपको देखने को ज्यादा मिलेगा, लेकिन टेम्परेट में इसका इफेक्ट कम मिलेगा। सही बात है। अब आ जाते हैं माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज पे। अब एक बात बताइए, एक तो है आपका माउंटेन और एक है आपकी वैली। माउंटेन पे आपको पता है एक पीक होता है और एक यहां पे देखने को मिलती है हमें वैली, है ना? डे टाइम में कौन ज्यादा गर्म होगा आपके हिसाब से, वैली या पीक? पीक, पक्का पीक ही होगी, क्योंकि पीक का एक्सपोजर टूवर्ड सनलाइट ज्यादा है, वैली का कम है। अगर डे टाइम में पीक का टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर कैसा होगा? लो प्रेशर। इसके रिस्पेक्ट में वैली क्या होगी? लो टेम्परेचर लीड्स टू हाई प्रेशर। तो हवाएं कहां से कहां चलने वाली हैं? सही है? नहीं सही है? हाँ हाँ, तो बताओ। लो टू हाई कर दिया हमने, देखो ध्यान से, देख लिया? टेम्परेचर नहीं, वहां पे प्रेशर की बात हो रही है। तो कौन सी ब्रिज है? वैली ब्रिज है, माउंटेन ब्रिज है? ये वैली ब्रिज है। डे में कौन सी चलती है? वैली ब्रिज। अच्छा, आप लोग कभी माउंटेनियस रीजन में गए हो? गए हो? पहाड़ों में नहीं गए हो? अच्छा, हाँ ये तो आपने कुछ ऐसा वाला फूल देखा है, एक छोटा सा होता है?
यस सर, देखे है ना? हाँ यस, व्हाइट भी होता है ना? ये सर माउंटेन में क्या होता है? अरे सुनो तो मेरी पूरी बात, ये छोटे छोटे फूल होते हैं ना, छोटे छोटे फूल होते हैं। सर ये वाइट होती है और गुलाबी टाइप की। हाँ हाँ होते हैं, हम कब मना कर रहे हैं, बहुत टाइप के होते हैं। अब ये हाँ आ रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? अब ये फूल जब आप पीक पे खड़े होके डालोगे तो क्या ये वापस आएगा? हवा क्योंकि ऊपर चल रही है। देखा है आपने, ध्यान दिया है? हाँ हाँ, दिन के समय, वो भी ऐसी बात है। ध्यान दिया है आपने कभी? माउंटेन से डालते हो वापस आ जाता है, नहीं ध्यान दिया है? अच्छा, वो करते हैं ग्लाइडिंग, ग्लाइडर होता है, ग्लाइडर को जब उड़ाते हैं तो ऐसे जाते हैं ना, स्लोप पे ही जाते हैं, और स्लोप पे जाते हैं देखो उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे से हवा का फोर्स काफी ज्यादा होता अभी रात में नहीं करते हो। है। नीचे ही पहुंच जाएगी रात में, रात में इतना फोर्स नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो नाइट में जस्ट उल्टा हो जाएगा, नाइट में हो जाएगी आपकी माउंटेन ब्रीच। तुमको बहुत याद आ रही है उसकी, क्या हो गया? क्यों? अच्छा, लेट आए हो आप लोग? डे और नाइट, समझ गए बात को? नहीं समझे? क्लियर हो गया? वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज। तो क्या दिन और रात के समय में ये अपना जो डायरेक्शन है चेंज कर रही है? हाँ, अब इसी में हम बता देते हैं आपको, जो माउंटेन पे ऐसी हवाएं जो माउंटेन के स्लोप पे असेंड करती हैं, ऊपर चढ़ती हैं, ऐसी हर विंड को एनाबैटिक विंड बोला जाता है। और जो माउंटेन स्लोप पे क्या करती हैं, डिसेंड डाउन करती हैं, ऐसी हर विंड को क्या बोलते हैं? कैटाबैटिक विंड्स। हाँ, डिसेंड डाउन कर रही है। समझ गए बात को? चल सकते हैं आगे अब। थर्ड टाइप की विंड लिखोगे आप, मॉनसून विंड्स। और मॉनसून विंड्स में बस मॉनसून विंड्स लिख लो, क्योंकि हम ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। इंडियन मॉनसून विंड, इसको एक्सप्लेन करेंगे। नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अच्छा, मॉनसून के बारे में आपने सुना है? सुना है, इंडिया में तो सुना ही है, कॉमन है। क्या ऐसे ही मॉनसून हर कंट्री में कॉमन है? नहीं कॉमन है। जहाँ पे ट्रेंड्स नहीं जाएगी ऊपर माउंटेन, जहाँ पे लो प्रेशर नहीं बनेगा वहाँ पे माउंटेन नहीं होगा। यानी हाँ, जहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा एनुअली थ्रू आउट द ईयर, वहां पे मॉनसून नहीं जाएगा। तो आपको कहाँ लगेगा मॉनसून? कहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में मॉनसून की इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी या टेम्परेट रीजन? ट्रॉपिकल रीजन। बहुत बड़ा फैक्टर है ये, समझ रहे हो आप, मॉनसून समझने के लिए ग्लोबली। क्या हुआ तुमको? ठीक हो? अरे वो नेदर लैंग्वेज में बोलते हैं गर्मी बहुत हो जाती है तो कहते हैं कि बारिश आ सकती है। हाँ, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाता है ना, विंड ऊपर जाती है। तो विंड, अब प्रेशर कम हुआ तो विंड नहीं आएगी हमारी तरफ। अब जो विंड आ रही है हमारी तरफ, अगर वो मॉइस्चर ले आई और वो हमारी तरफ आएगी, तो गर्मी हमारी तरफ ज्यादा है तो हमसे असेंड तो करेगी।
नहीं करेगी? करेगी। हीट डोम का कॉन्सेप्ट जानते हो आप? हीट डोम बताया हमने आपको? नहीं बताया? हीट डोम देखो, हीट डोम का कॉन्सेप्ट कुछ उससे मिलता जुलता है, उससे साइक्लोन से। कैसे समझना जरा, जैसे ये दिल्ली है, गर्मियों में दिल्ली काफी गर्म हो जाता है, होता है। अगर गर्मियों में दिल्ली काफी गर्म हो जाएगा, यानी टेम्परेचर काफी हाई टेम्परेचर हो जाएगा, दैट लीड्स टू लो प्रेशर। तो क्या दिल्ली की तरफ हवाएं भागती हुई आएंगी? आएंगी नहीं आएंगी? बोलो भाई। अगर दिल्ली में हाई टेम्परेचर दैट लीड्स टू, तो क्या दिल्ली में हवाएं भागती हुई आएंगी? लेकिन दिल्ली में क्या बन चुका है? हीट डोम, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा। अरे भैया ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रेशर कम होगा उतना ही। दिल्ली में एंट्री मारने से पहले ही इतनी हीट है कि हवाएं यहीं से असेंड कर गई, दिल्ली में पहुंची ही नहीं। अभी मानसून 3-4 महीने बाद आता है। दिल्ली में इस बार हीट डोम बना था, और हीट डोम जब बनता है तो इवन विंड्स आ रही हैं, लेकिन वहां आने से पहले ही वो असेंड कर गई, यानी बारिश होगी गुड़गांव में, दिल्ली में बारिश नहीं होगी। और जब तक हीट डोम ब्रेक नहीं होगा दिल्ली का, तब तक हवा एंटर नहीं मारेगी अंदर, जो नई हवाएं आ रही हैं, विंड आ रही हैं, जो वाटर वेपर लेके आ रही हैं। जो गर्मियों में लू चलती है, उसका क्या रीजन? उसका रीजन तो यही है ना कि वो राजस्थान के डेजर्ट एरिया से आ रही है। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसमें, बस यही है, राजस्थान के डेजर्ट एरिया से आती है। और डेजर्ट एरिया में इवन हीट ज़्यादा होती है, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हीट ज़्यादा होती है, और हीट ज़्यादा होती है, हीट के ऊपर से वो हवाओं के मॉलिक्यूल्स आते हैं, जो कि हीट डोम से लू का कनेक्शन नहीं है ना। हीट दिल्ली ने खुद प्रोड्यूस की है, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ एसी यूज करके। मॉल यहाँ पे इतने सारे हैं, सब पूरे फुल मॉल, मेट्रो, ट्रैफिक, कंजेस्टेड डेंसिटी, इंसान का बॉडी खुद हीट रेडिएट करता है, बॉडी आपकी रेडिएट करती है हीट को। तो कहने का तात्पर्य है, गर्मियों में हीट जितनी दिल्ली में ज्यादा हो जाएगी, उतना ही क्या होगा? बारिश होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि जो हवाएं आ रही हैं वो पहले ही असेंड कर जाएंगे, दिल्ली में नहीं आएंगी। मॉनसून डिले होगा दिल्ली का, सब जगह आ जाएगा, दिल्ली में नहीं आएगा। यहाँ दिल्ली में बहुत कम हुई है। हीट डोम ऐसे बनता है, समझ में? ये हीट डोम बन गया, क्लियर है? आर्टिफिशियल रेन। ये लोग ना बहुत चाल, नहीं, मॉनसून विंड से हम लोग मॉनसून पढ़ेंगे, मॉनसून विंड्स। हीट डोम समझ गए? हीट डोम को बढ़िया कॉन्सेप्ट है हीट डोम। तो क्या करना है बताओ? लेट नहीं, 6:30 पे आएंगे, 6:40 तक आ जाएंगे। किनको? आपकी देखो, हमने सेकेंडरी विंड में 3 विंड पढ़ी, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, माउंटेन वैली और मॉनसून। अब आ जाते हैं हम तीसरी तरह की हवाओं में, और जिनको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी या फिर लोकल। या रीजनल भी बोल सकते हो आप।
ये विंड दो तरह की विंड होती हैं। एक आपकी होती है वार्म विंड्स, एक आपकी होती है कोल्ड विंड्स। वार्म विंड्स एंड कोल्ड विंड्स। तो सबसे पहले हम वार्म विंड्स को डिस्कस करते हैं, और वार्म विंड्स में सबसे पहली विंड हम उठाते हैं हमेशा ही चिनूक। बताओ भाई। अमेरिका वाली टाइफून तो चाइना में बोला जाता है, साइक्लोन में हरिकेन्स बोला जाता है। डिस्टर्बेंसेस बोला जाता है। नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में। हाँ डिस्टर्बेंसेस बोला जाता है। हाँ, डिस्टर्बेंसेस तो कॉमन वर्ड है ही। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए एंड कनाडा। यूएसए मेनली तो यूएसए में ही है, एंड कनाडा में फ्लो होने वाली विंड है, इसका नाम है चिनूक। किसकी? नहीं बढ़िया है, होना ही चाहिए। इससे तुमको आधी चीजें तो ऐसे ही याद हो जाएंगी। नहीं जुगाड़ क्या है, बढ़िया काम है ये तो। चिनूक। इसमें देखो विंड्स दी गई हैं, इंडेक्स में देखो। हाँ है तो निकालो। नॉर्थ अमेरिका। हाँ जी। रॉकीज कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा सुना है आपने कभी? माउंटेन रेंजेस के समूह को कॉर्डिलेरा बोलते हैं। ग्रुप ऑफ माउंटेन रेंजेस इज कॉल्ड कॉर्डिलेरा। वो कैल्डेरा होता है, कैल्डेरा। वोल्केनो के लिए वर्ड कैल्डेरा, ये कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा इज ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। रॉकीज कॉर्डिलेरा, इसमें बहुत सारे माउंटेन रेंजेस आ जाएंगे, अलग अलग पीरियड में फॉर्म हुई माउंटेन रेंजेस। ठीक है। इन रॉकीज माउंटेन के ईस्ट स्लोप पे डिसेंड होने वाली विंड है। बिल्कुल कहते हैं। मेंशन नहीं है? नहीं, इसमें तो मेंशन नहीं होगी भाई। रॉकी माउंटेन था, अच्छा कॉर्डिलेरा है। लेकिन देखो इसमें एक तो है, देखो कौन सी रेंज है, कोस्ट रेंज, ठीक है। अलास्कन रेंज ऊपर होगी, कौन सी कैस्केड रेंज है ना। कैस्केड एक वर्ड आपने सुना है अपने जीवन में, बहुत बार सुना होगा। इसका दर्द खत्म करते। कैस्केड होता क्या है? अच्छा, कैस्केड हम वाटरफॉल के रिस्पेक्ट में बता देते हैं आपको। कभी आपने वाटरफॉल देखा है जिसमें सीढ़ियां हो? देखा है? ऐसे वाटरफॉल को कैस्केडिंग वाटरफॉल बोलते हैं। और कैस्केड एक आपका लैंड फॉर्म हो गया वाटरफॉल के रिस्पेक्ट में, है ना, कैस्केडिंग वाटरफॉल। और आपने ऐसा भी वाटरफॉल देखा होगा जिसमें यूं पानी गिर रहा है और नीचे साइड गड्ढा हो जाता है। ऐसे पानी गिरता है, नीचे साइड गड्ढा है। देखा है? ये तो इरोजन की वजह से बनता है। हाँ, इस गड्ढे को पता है क्या कहते हैं? इट इज नोन एज प्लंज पूल। और वाटरफॉल एक वर्टिकल हाइट से गिरने वाले पानी को कहते हैं, सॉरी लैंडफॉर्म को कहते हैं।
लैंडस्केप फ्रॉम वेयर वाटरफॉल्स इज कॉल्ड वाटरफॉल। अच्छा, वाटरफॉल से अगर पानी निकाल दिया जाए, यानी पानी नहीं आ रहा है इसमें, तो क्या इसको वाटरफॉल कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि वाटरफॉल एक लैंड फॉर्म है, पानी से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है वो वाटरफॉल का। वाटरफॉल से नीला वाला गायब कर दिया आपने, फिर भी ये वाटरफॉल है। लेकिन वाटरफॉल बोलेंगे उसको भाई। हाँ, कैल्डेरा एक वोल्केनो का टाइप होता है, विल डिस्कस इन वोल्केनो, जिसका माउथ बहुत बड़ा हो जाए वोल्केनो का, है ना। कॉर्डिलेरा बताने की वजह से बता दिया। कॉर्डिलेरा कैल्डेरा ये लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना, कैल्डेरा कॉर्डिलेरा। ग्रुप ऑफ माउंटेन रेंजेस इज कॉल्ड कॉर्डिलेरा। देखो इसमें हम देखें अगर, तो देखो इसमें सबसे पहले आपको ब्रूक्स रेंज मिलती है नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी हाँ, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ब्रूक्स रेंज। ब्रूक्स रेंज के बाद अलास्कन रेंज, अलास्कन रेंज के बाद कोस्ट रेंज, मैकेंजी माउंटेन्स, इसके बाद आपको मिलेगा सीरा नवादा, इसके बाद आपको मिलेगा कैस्केड रेंज, ठीक है। और रॉकीज भी खुद में एक माउंटेन रेंज है, सीरा माद्रे। तो सीरा नवादा और सीरा मद्रे दोनों इसी में है। रॉकी माउंटेन्स भी हैं। इस पूरे को हम मिला के, अलास्कन हो गया, आपका कोस्ट हो गया, कैस्केड रेंज हो गया, है ना, सीरा नवादा हो गया, सीरा माद्रे हो गया, इन सबको मिला के, ब्रूक्स रेंज हो गया, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? रॉकीज कॉर्डिलेरा। क्या बोलते हैं? रॉकीज कॉर्डिलेरा। ग्रैंड कैनन, हाँ यहाँ पे ही ग्रैंड कैनन मिलेगा आपको। हाँ, ये यूएसए का तो मैप है, मतलब पूरा नॉर्थ अमेरिका ना ये। हाँ, ये देखो कोलोराडो प्लेट्यू दिख रहा है आपको, दिख रहा है कोलोराडो प्लेट्यू। यहाँ पे एक नदी होगी जिसका नाम है कोलोराडो रिवर, और वो इसमें गिर रही होगी। ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में, ये देखो ये है, ये येलो के अंदर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहां से रिवर निकल रही है। और इस प्लेट्यू का नाम भी है कोलोराडो प्लेट्यू, कोलोराडो, है ना। इस प्लेट्यू का नाम है आपका कोलोराडो प्लेट्यू। हाँ वो, यस, इसी रिवर को जो यहां से निकलती है उसी को हम कहेंगे कोलोराडो रिवर। और कोलोराडो रिवर अपना माउथ बनाती है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में, तो कोलोराडो रिवर। और ये गिरती कहां पे है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अब याद रखो एक बात, अब आपको ग्रैंड कैनन बताना था ना हमको, इतनी बात समझ में आई? आ गई? बताओ भाई, कोलोराडो प्लेट्यू कहां देखने को मिलता है? यूएसए में। और कोलोराडो रिवर किस प्लेट्यू पे आपकी फ्लो होती है? कोलोराडो प्लेट्यू पे, है ना। और माउथ कहां बनाती है कोलोराडो रिवर? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और कोलोराडो प्लेट्यू जो है आपका, कि देखो कोई भी प्लेट्यू हो, प्लेट्यू किससे बना होता है? हमेशा प्लेट्यू आपका लावा से बना होता है। जब वोल्केनिक एरप्शन होता है, मैक्सिमम प्लेट्यू आपके वर्ल्ड के किससे बने हुए हैं? लावा से। हमारा पूरा सारा डिकन प्लेट्यू लावा से है, अन्य प्लेट्यू भी हमारे लावा से बने हुए हैं, लावा के सॉलिडिफिकेशन से, पेनिनसुलर पार्ट पूरा हमारा। और लावा जब इरप्ट होता है तो इसमें जो सॉइल निकलती है वो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं उस सॉइल में, होते नहीं होते हैं? स्मॉल साइज बोले तो क्ले ही नेचर होता है, क्ले होती है उसमें, ब्लैक सॉइल होती है। और ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका पाया जाता है? सैंड का या क्ले का? क्ले का। अब एक बात बताओ, जब क्ले छोटी छोटी पार्टिकल साइज है, तो पार्टिकल साइज जब छोटा है तो सॉइल के पार्टिकल साथ में आ जाएंगे, आ जाएंगे, पानी नीचे नहीं जाएगा। यानी आपने थोड़ा पानी डाला, वहीं कीचड़ बन जाएगा, दलदल बन जाएगा ना। और अगर इस प्लेट्यू के ऊपर से रिवर बह रही है तो दलदल बनेगा और दलदल को बहाती भी ले जाएगी फिर। यानी यहां पे कटान ज्यादा होगा, इरोजन ज्यादा होगा। नहीं समझ में आई बात? प्लेट्यू तो ठीक है, प्लेट्यू तो है ही, लेकिन अगर ये प्लेट्यू आपका बना है लावा से, ठीक है,
तो इसमें पाए जाने वाले सबसे ज्यादा पार्टिकल आपको कौन से दिखेंगे? क्ले। और इससे कोई रिवर निकल के जा रही है, मान लीजिए जो ये रिवर निकल के जा रही है, क्या ये इस प्लेट्यू को ब्रेक करेगी, मतलब इरोड करेगी, इरोजन करेगी? यहां से इरोजन का अमाउंट कैसा होगा? ज्यादा होगा, कम होगा? बहुत ज्यादा होगा। इसलिए दलदल दलदल बनेगा और दलदल को बहाना आसान होगा। यही पत्थर से रिवर निकले ही है, नहीं तोड़ पाएगी उसको जल्दी। क्या? हाँ, पत्थर एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो तो ठीक, चलो एक पॉइंट है, पत्थर एब्जॉर्ब कर लेंगे पानी को। बट ऑन द अदर हैंड हम ये देखेंगे कि ये रिवर जो है आपके प्लेट्यू को परकोलेशन ऑफ वाटर ना होने की वजह से दलदल बना के बहा ले जाएगी, है ना। और इसीलिए इस कोलोराडो प्लेट्यू पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनन बनता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड कैनन। हाँ, बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इरोजन। और कैनन, अब यहां पे छेड़ा है तो एक और बात बता देते हैं अंतिम, कैनन क्या होता है। हाँ, रिल्स तो छोड़ो, रिल्स नहीं, हम जो मेन बताने जा रहे हैं आपको, वो हम बताने जा रहे हैं गॉर्ज और कैनन में क्या अंतर है। सुना है आपने गॉर्ज? गॉर्ज वर्सेस कैनन। बैली सुना है? बैली, है ना। बैली, जैसे कि ये आपका एरिया है, मान लेते हैं इस एरिया से अगर रिवर फ्लो हुई, ठीक है, बहुत तेजी से रिवर फ्लो हो रही है, रिवर फ्लो होने की स्पीड क्या है? बहुत फास्ट। अगर फास्ट है तो क्या यहां पे वी शेप बैली बना लेगी? रिवर बना लेगी। यानी रिवर जो कटान करेगी, जो इरोजन करेगी, वो उसका इरोजन साइड लेटरल ना होके वर्टिकल होगा। अरे पानी फ्लो होता है तो नाली कैसी बनती है? बनती है ना। यानी अगर पानी खुद फ्लो हो रहा है, मतलब आपने बनाया नहीं है उसको आर्टिफिशियल, तो कुछ ऐसे करके बनेगी वो, ऐसे। क्यों ऐसे बनेगी? क्योंकि जो रिवर होती है वो लेटरल इरोजन कम करती है, वर्टिकल इरोजन ज्यादा करती है। लेटरल होगा, हम ऐसा नहीं कह रहे नहीं होगा लेटरल, लेटरल वर्टिकल समझ रहे हो। स्टीप का इरोजन कम होगा, वर्टिकल नीचे इरोजन ज्यादा करती जाएगी। तो इसलिए वैली कैसी बनाएगी? रिवर फ्लोइंग रिवर, वी शेप, ऐसी वी शेप होती है ना। तो फ्लोइंग रिवर कैसी वैली बनाती है? वी शेप। अच्छा, यहीं पे अगर बर्फ बहने लगे तो वैली वी शेप नहीं होगी, फिर वैली हो जाएगी यू शेप। क्योंकि रिवर एक धार में नहीं चलेगी, वो एक एरिया ऑक्यूपाई करेगी। वो सॉरी, बर्फ जो आपकी आइस होगी वो एक लेगी ना एरिया, तो वो जब बहेगी तो वैली कैसी बनेगी? यू शेप। और जब रिवर बहेगी तो वैली कैसी होगी? और कुछ कुछ तो रिवर ऐसी हैं जो आई शेप वैली बनाती है, यानी नो लेटरल इरोजन, ओनली वर्टिकल इरोजन। हाँ, गली को अगर और काटते चले जाएंगे तो वैली तो बनी जाएगी, वैली तो बोलेंगे ही उसको। नहीं समझ आई बात? आई नहीं आई? आएगी, है ना। वहीं पे अगर हम बात करेंगे, वहीं पे अगर हम बात करेंगे गॉर्ज की, तो गॉर्ज बी शेप वैली जब ज्यादा बड़ा रूप ले ले तो क्या हो जाती है? गॉर्ज। समझ गए? वी शेप वैली का जब रूप बड़ा हो जाए, इरोजन ज्यादा है या फिर रिवर का जो कवरिंग सरफेस एरिया वो ज्यादा हो जाए? इरोजन तो होगा ही, तभी तो सरफेस। अरे नहीं, रिवर का सरफेस एरिया कैसे बढ़ सकता है? वो तो पानी से बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ वाटर से बढ़ेगा सरफेस एरिया तो। ये ऐसे है, ऐसे हाँ, ऐसे हो जाए, शेप यही रहेगा। माउंटेन तो दूर दूर नहीं होंगे, वो रिवर ही इरोजन ज्यादा करती रहेगी। अब मान लो एक रिवर एक साल के लिए फ्लो हो रही है, उसने बना दिया वैली, अब वो 4 साल और फ्लो कर रही है वहीं से, उसी वैली से, तो क्या वो वैली डीप एंड और इरोजन हो जाएगा ना उसमें, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? गॉर्ज। सर जो एक रिवर मान लो 1
साथ 2 महीने के लिए पानी रखना है, फिर उसमें पानी खत्म हो जाता है, तो उसको वेरी नॉन पेरिनियल बोलते हैं। साल भर बहने वाली रिवर्स को पेरिनियल बोलते हैं, और जो साल भर ना बहे वो नॉन पेरिनियल। समझ गए? गौर समझ आ गया, वैली समझ आ गई, गौर समझ आ गया। अब कैनन में क्या होता है, कैनन में जो कटाव होता है वो कुछ ऐसे होता है। जो बैली बनेगी उसमें क्या होंगी, स्टेप्स होंगी, सीढ़ियां होंगी, तो उसको नाम दे देंगे कैनन। समझ आई बात? नहीं आई? तो सब कुछ समझ आ गया। गॉर्ज, वैली, कैनन। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनन कौन सी है? कौन सी रिवर बनाती है? कौन से प्लेट्यू पे? कहाँ पे है? यस। समझ गए बात? तो नहीं समझे? चलो, कहा तुम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी में जियोमॉर्फोलॉजी एंटर कर गए हम। हाँ, क्लाइमेटोलॉजी तो कवर कर ही रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी भी चल रहा है। चले आगे, समझ आ गया? तो ये डिसेंड करती है ऑन ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज कॉर्डिलेरा। समझ गए? ये डिसेंड डाउन करती है, और जितना भी बर्फ होती है किसके ऊपर, घास के ऊपर, जितनी भी बर्फ जमा हो जाती है, क्योंकि ये एरिया कैसा है आपको पता है, बर्फीला एरिया है, नदर्न पार्ट में आ रहा है, कुछ थोड़ा ही दूर पे पोल है इससे, है नहीं है, पोलर रीजन है ये। तो यहां पे जो बर्फ जमा हो जाएगी उसको मेल्ट कराने के काम आती है, इसलिए इस हवा को बोलते हैं स्नो ईटर। बताओ, ये इसकी अच्छी आदत है बुरी आदत है? बुरी आदत है। एक बात बताओ, अगर घास के मैदान साफ नहीं हो जानवर खाएंगे क्या? एनिमल ग्रेजिंग के लिए फील्ड्स तैयार करती है ये हवा। अच्छी आदत है, अगर हम वाटर लेवल पे बढ़ जाए, पानी में जाएगा वहाँ पे। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए? चले आगे। तो पहली हवा होगी हमारी, दूसरी हवा सेकंड। सारी बॉम्बेंट लिख रहे हैं अभी हम। सेंटा आना, सेंटा आना बोले तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में चलती है ये। फ्लोज इन गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ब्लोज इन गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ड्रेन्स कैसे लिख सकते हो आप? हवा ड्रेन थोड़ी ना होती है। हवा सेंटा, ब्लोज, ब्लोज लिखो। थर्ड, ब्लैक रोलर, प्लेन्स ऑफ यूएसए। ये तीनों हवाएं जल्दी से लिखो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ब्लैक रोलर, ठीक है। फोर्थ हवा की बात करते हैं, आ जाइए। विंड्स दी हैं क्या? गल्फ स्ट्रीम, ये तो करेंट्स हैं। ये क्या दिया है? नेचुरल वेजिटेशन, लैंड यूज, पॉपुलेशन, ये है नहीं, विंड्स इसमें तो नहीं दी होंगी, ये तो पक्का है। अलग अगर अलग मैप हुआ छोटा सा उसमें दी नहीं दी है। एक साथ दे सकता है, इंडेक्स में देख सकते हो आप, एक साथ विंड्स अगर कहीं एक ही मैप पे देगा हो, इंडेक्स में अगर कहीं लिखा होगा। चले आगे, चले, ओके। तो अब फोर्थ विंड लिखेंगे आप जोंडा। जोंडा आपकी चलती है कहां पे? साउथ अमेरिका में।
साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की एक सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, एंडीज। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एंडीज है, वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रेटर हिमालय। जोंडा विंड, और जोंडा जो चलती है आपकी, वो यहां पे आपकी डिसेंड डाउन होती है ऑन ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ एंडीज। यस, यस, ईस्टर्न स्लोप ऑफ, मतलब उसके वेस्ट से आती है। हाँ, ऊपर से आती है, डिसेंड डाउन करती है, वेस्ट से आती है, डिसेंड डाउन करती है। डिसेंडिंग एयर नेवर रेन्स। ये कैसे बारिश कराएगी? जब असेंड करेगी, हाँ, तो जिधर असेंड करेगी उधर बारिश कराएगी। ठीक है। मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज आर अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। यहां पे आपको एक बात याद रखनी है, जोंडा की जुड़वा है एक हवा, ट्विन ऑफ जोंडा, सेम है इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक, और इसका नाम है पाम्पेरो। बस ये ठंडी हवा है, कोल्ड विंड है। इसको आपको ऐड नहीं करना है वार्म विंड में, ये कोल्ड विंड है। है ना? उरुग्वे, उरुग्वे, URUGUA भाई, उरुग्वे, है ना? पाम्पेरो सेम, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे को अफेक्ट करती है, यहीं पे चलती है ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज, और एक कोल्ड विंड है। सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, वो ये वार्म है और ये कोल्ड है, पाम्पेरो। तो आपको हमने कोशिश की है 5 हवाएं याद कराने की, हो गई याद आपको? एक आपको चिनूक बताई है हमने, एक सेंटाना बताई है, एक आपको हमने बताई है ब्लैक रोलर। ये तीनों की तीनों नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की हैं। 2 हमने साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बता दी, एक का नाम है पाम्पेरो, एक का नाम है जोंडा। पाम्पेरो कैसी है और जोंडा कैसी है? वार्म। खत्म हो गई है हवाएं। नहीं समझ आई? समझ गए? चलें आगे। ठीक है, अब चलते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप में एंट्री मार देते हैं हम लोग। एक शू शेप कंट्री है यूरोप में, बूट शेप कंट्री, इटली, है ना? बूट शेप कंट्री है इटली। ठीक है, यहां पे देखोगे आपको एक माउंटेन रेंज मिलेगी यूरोप के सदर्न पार्ट में। यूरोप के सदर्न पार्ट में आपको एक माउंटेन रेंज मिलेगी, और इसका नाम है माउंटेन रेंज का एल्प्स। सुना है कभी नाम आपने? तो एल्प्स माउंटेन रेंज कहां मिलती है? यूरोप के साउथ में। दिनारिक एल्प्स, एच नहीं होगा, दिनारिक, DINARI, है ना? अच्छा, ओके, दिखाओ जरा, है ना? देखो, एक तो अपेनीज हो गए, अपेनीज माउंटेन भी इसी का पार्ट है, पिरेनीज, अपेनीज, है ना? इसके अलावा आपका, हाँ, बस यही आपके एल्प्स कहे जाते हैं। कंबाइंडली दे नोन एज, ऑल माउंटेन कंबाइंडली नोन एज एल्प्स।
एल्प्स कहते हैं, एल्प्स पर्वत श्रृंखला। एल्प्स पर्वत श्रृंखला के नॉर्थ साइड में एक हवा डिसेंड डाउन होती है और इस हवा का नाम है आपका बोरा। एक सेकेंड सॉरी, एक सेकेंड, बोरा तो कोल्ड विंड है, अरे नहीं, फोइन है, फोइन, FOEHN, फोइन या FOHN, फोन, दोनों ही नाम से जानी जाती है। और ये दो काम के लिए बड़ा ही फेमस है। एक काम क्या है, ये भी स्नो ईटर का वर्क करती है और साथ में ये फोइन या फोन आपकी राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स के लिए भी जानी जाती है ना। राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स। आज हम सोच रहे हैं ह्यूमिडिटी स्टार्ट कर देते हैं, है ना। ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट है, बस ये अंतिम है, खत्म है विंड्स वाला सेक्शन, फिर आपकी ह्यूमिडिटी आ जाएगी। 7:30 तक, 6:30 से देखते हैं, जान रह गई हमें तो आ जाएंगे, बता देंगे आपको पहले ही। हाँ, एल्प्स, फोइन या फोन, एक ही, दो नाम है इसके, फोइन या फोन। कोशिश करो इनको याद करने का। यस, ये तो आपकी वो भी बनाने के काम आती है। क्या वाइन फर्मेंटेशन तभी तो होगा जब पकेंगे अंगूर। कैसे पियोगे वाइन बिना पके हुए अंगूरों से, ये बताओ। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में और क्या क्या चीजें हैं? अरे बहुत सारी चीजें हैं। यूरोप पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास है यूरोप, पेनिनसुला ही पेनिनसुला मिलेंगे तुमको और सी ही सी मिलेंगे। ब्लैक सी, टेरेनियन सी, एजियन सी, आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी तो बहुत फेमस है। चले आगे, ठीक है। कैस्पियन सी तो नहीं है उसमें, कैस्पियन सी इज इन, हाँ हाँ, ब्लैक सी, व्हाइट सी, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी। नॉर्थ सी वर्ल्ड का सबसे नोटोरियस सी है, टाइड्स वगैरह होती हैं, यानी नॉर्थ सी में जिसने सेल करना सीख लिया वो वर्ल्ड में कहीं भी सेल कर सकता है, समझ रहे हो सेल वाले। इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी किसकी है, इंग्लैंड की, क्योंकि नॉर्थ सी उसके बगल में लगा हुआ है। आज भी और पहले भी एक टाइम पीरियड था जब वर्ल्ड में जिसकी नेवी सबसे स्ट्रॉन्ग उसकी फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग। इसलिए किसने सबसे ज्यादा कैप्चर किया था वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज को, इंग्लैंड ने। उसके अगल बगल लगे हुए जितने भी फ्रांस वगैरह सब उससे हार चुके थे। नॉर्थ सी सबसे नोटोरियस सी है, नॉर्थ सी। चलिए, तो इसके बाद आते हैं हम जरा अफ्रीका की तरफ। यस, कैटाबेटिक विंड है। नहीं, ऐसा है आपका, कैसे आप डिफाइन कर दोगे? लूप कैटाबेटिक है क्योंकि हमने लिखा ही नहीं डिसेंड डाउन हो रही है, असेंड असेंड हो रही है। अरे अफ्रीका तो यार बन जाए अच्छा सा।
अफ्रीका ही है भाई। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट, देखो सहारा को तो सब जानते हैं, सहारा से लगे हुए एरिया को साहेल रीजन कहते हैं, ये भी जानो आप। और साहेल रीजन आपका सेमी एरिड रीजन है। अर्ध शुष्क, जो पूरा शुष्क ना हो, पूरा डेजर्ट ना हो, सेमी डेजर्ट, सेमी डेजर्ट रीजन है साहेल रीजन। कौन सी पर्वत श्रृंखला? हाँ, ये पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है एटलस माउंटेन्स। ये है एटलस माउंटेन्स। एंटी एटलस का है, एंटी मिडल पार्ट है उसके, सहारन एटलस ध्यान रखो, चार है, पार्ट है ना उसके। तुम लोगों ने सोचा था एटलस नाम के भी माउंटेन्स होंगे? बताओ, जो इतनी फेमस बुक है जो सब कुछ पढ़ा रही है, वो माउंटेन्स कहाँ है ये हमको नहीं पता है। समझ गए? अब यहां पे एक वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट गल्फ मिलेगी जिसका नाम है गल्फ ऑफ गिनिया। क्या हो गया भाई? हाँ, गल्फ ऑफ गिनिया वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट गल्फ है। हाँ, अफ्रीका के जस्ट वेस्ट, सेंट्रल वेस्ट पार्ट में है। ठीक है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है? एरिया जिसका सबसे बड़ा हो, ये डीपेस्ट है, वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ एक आपका लैंडफॉर्म है। हाँ हाँ, गल्फ का मतलब क्या होता है ये समझ लो। गल्फ एक लैंडफॉर्म है, मैरीन लैंडफॉर्म, मैरीन लैंडफॉर्म। अगर इसे लेमन लैंग्वेज में हम अगर समझें, ओके, इधर का हम मिटा देते हैं। यस, बंगाल की खाड़ी, वे का मतलब भी खाड़ी होता है, हिंदी में दोनों को खाड़ी बोलते हैं, गल्फ को भी और वे को भी। अब होता क्या है, ये मैरीन लैंडफॉर्म है, ये एक लैंडमास है, इंडेंटेड लैंडमास है। क्या इसमें पानी भर जाएगा इधर से, ओशियन या सी का? भर जाएगा ना। इसका बैक आपको कैसा दिख रहा है? बड़ा, और माउथ कैसा है? छोटा। ऐसे इंडेंटेड लैंडमास को क्या बोला जाता है? गल्फ। वहीं पे ऐसा इंडेंटेड लैंडमास जिसमें ओशियन या सी का पानी भर जाए लेकिन इसका माउथ कैसा है? बड़ा, और बैक कैसा है? छोटा, तो इसको बोलते हैं वेव। ठीक है। वहीं पे अगर इस लैंडमास में क्रैक आ जाए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का क्रैक आ जाए, तो इसे बोलते हैं क्रीक। सर क्रीक सुना है आपने कभी? कहाँ पे है? बॉर्डर है यहाँ पर गुजरात में। तो ये तीनों लैंडफॉर्म्स हैं, मरीन लैंडफॉर्म्स। डिस्प्यूटेड, हाँ। यहाँ पे गल्फ और गिनिया की ओपनिंग ज़्यादा बड़ी है और उसका एंड छोटा है। अरे नहीं, देखो बात ये है कि आप बहुत सारी गल्फ बे के नाम से हैं और बहुत सारे वे गल्फ के नाम से हैं, ये ध्यान रखना। ये सब मिक्सचर है, बट जो स्टैंडर्ड आपकी डेफिनेशन है वो यही है कुछ, लेकिन बहुत सारे वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होते हैं वर्ल्ड में।
वे जो है आपका छोटा होगा, गल्फ बड़ी होगी, बस ये भी अंतर है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको बड़ा है, बे ऑफ बंगाल बड़ा है। हाँ वो तो ठीक है, यही तो दिक्कत है, इसलिए हिंदी में इसका एक ही नाम है काड़ी। बे को भी काड़ी कहते हैं, गल्फ को भी काड़ी कहते हैं। अंग्रेजी में बे हो गया, गल्फ हो गया। समझ गए बात को? क्लियर है? अब यहां से हम 3 हवाएं चलाएंगे, देखिए समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 3 हवाएं चलाएंगे। एक तो अफ्रीका रीजन से ऊपर जाएगी, जो कि मेडिटेरेनियन सी होती हुई इटली की तरफ जाएगी। कौन सा सी है यहां पे? इटली के बगल में। हाँ, इटली के ऊपर, इटली के हाँ बगल में, साइड में। एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक वो एजियन होगा। टेरेनियन, हाँ हाँ टेरेनियन होगा, एजियन थोड़ा सा और दूर है। एजियन से पहले आयोनियन है। एड्रियाटिक सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है एड्रियाटिक सी। अच्छा यहाँ पे नहीं है, छोटी है ना वो। तो एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी और इटली की तरफ एक हवा चलेगी, मेडिटेरियन सी से होती हुई जाएगी, और इस हवा को हम नाम देते हैं सिरोको। सिरोको, ये सिरोको नाम है, हवा का नाम है, विंड, वार्म विंड है सिरोको। इटली और एड्रियाटिक सी की तरफ, मेडिटेरियन सी की तरफ चलेगी, और सिरोको अपने साथ डस्ट को उड़ा के ले जाती है। और अगर ऊपर से बारिश हुई तो इस बारिश में डस्ट क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी, और मिक्स होने की वजह से इस बारिश को कहेंगे हम ब्लड रेन, क्योंकि ब्लड जैसी दिखेगी। तो ब्लड रेन कौन कॉज करता है? कौन सी विंड? सिरोको। क्या हो गया? अगली विंड है आपकी जो सहारा से चलने वाली है गल्फ ऑफ गिनिया की तरफ, और इस विंड का नाम है हरमट्टन। हरमट्टन, और हरमट्टन बोले तो डॉक्टर विंड कहते हैं उसको। कौन? सिरोको, यस। अब इसको डॉक्टर विंड क्यों कहते हैं, ये भी समझ लेते हैं। क्या ब्लड रेन? इटली एंड एड्रियाटिक सी आर मोस्ट आर अफेक्टेड कंट्रीज बाय ब्लड। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। रोम वॉज नॉट बिल्ट है ना, मतलब क्या हुआ इसका? तो मतलब एक इडियम है, इसका मतलब बताओ क्या है? हाँ सही बात। जल्दी में कोई चीज परिवर्तित नहीं होती है, समय लेती है हर चीज परिवर्तन में। रोम जल्दी हो जाए वो टेम्परेरी ज्यादा होती है। सही बात है, जल्दी हो जाए वो टेम्परेरी होती है, जल्दी होती है और जल्दी खत्म होती है। जैसे कि जमीन की गर्मी, समुद्र की गर्मी समय लेती है, गर्म होने में भी ठंडा होने में भी। समझ रहे हैं? चलें आगे। तो डॉक्टर विंड समझ में आ गई। चलिए अगली हवा आपकी चलेगी जिसका नाम है सिरोको का ही दूसरा नाम। अच्छा ओके सॉरी, डॉक्टर विंड क्यों कहते हैं ये तो बताना ही भूल गए हम। हाँ, अब एक बात बताओ, जो सीजन्स होते हैं इसमें सबसे ज्यादा किस सीजन में आपका जो है बीमारियां फैलती हैं? गर्मी में या रेनी में? सबसे ज्यादा तो रेनी में फैलती है। क्यों? रेनी में मॉइस्चर, और मॉइस्चर वायरस और बैक्टीरिया का सर्वाइवल रेट बढ़ा देता है, बढ़ा देता है ना। ये गल्फ ऑफ गिनिया है, क्या यहाँ पे इवेपोरेशन रेट हाई होगा?
हाई होगा। तो क्या इस एरिया में मॉइस्चर काफी होगा? ये गर्म हवाएं इस मॉइस्चर को भगा दे रही हैं, तो बीमारियों को दूर ले जा रही हैं, इसलिए डॉक्टर विंड। गल्फ ऑफ गिनिया की तरफ। अगली लिखते हैं खमशिन। खमशिन आपकी इजिप्ट साइड से चलती है, ऑन इजिप्ट एंड रेड सी, ब्लोज ऑन इजिप्ट एंड रेड सी। ये भी आपकी गर्म हवा है। सारी गर्म हवाएं। यस, सारी गर्म हवाएं बॉम्बे। एक्चुअली में सिरोको को ही खमसिन बोला जाता है। बोल सकते हो आप इजिप्ट में सिरोको इज खमसिन। ब्लड रेन सिर्फ सिरोको कराएगी, खमसिन ब्लड रेन कॉज नहीं करती है। लेकिन ऐसे भी बोल सकते हो सिरोको इज नोन एज खमसिन इन इजिप्ट। इजिप्ट के पिरामिड्स। चले आगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड काफी है इनका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमने यहाँ पे 3 हवाएं सीख ली है ना, तो हमारी कुल हवाएं हो गई 8। ठीक है, देखिए हमें याद है 9th हवा है हमारी काराबुरान। काराबुरान आपकी वार्म विंड है, और वार्म तो है ही, सारी वार्म। ये आपकी तारिम बेसिन ऑफ चाइना में फ्लो होने वाली विंड है। मिड ऑफ द चाइना में देखने को मिलती है, तारिम बेसिन ऑफ चाइना में फ्लो होती है काराबुरान। और कैसी हवा है काराबुरान? वार्म विंड। 9th। ये आपने तीनों एक ही में लिख लिए? अच्छा, ये भी अलग अलग ही है ना, वही बात, कोई बात नहीं। लिखने में क्या जा रहा है ना, लिखा होना चाहिए बस। हरमंटन नहीं है। काराबुरान के बाद अगली हवा आती है ब्रिक फील्डर। आपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को ऐसे कैच लेके देखा है? इस तरीके से वैसे ही लेते हैं। उनकी कैचिंग स्टाइल यही है। इस कैचिंग स्टाइल को भी ब्रिक फील्डर बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हवा भी ब्रिक फील्डर चलती है। अच्छा, 19 तारीख को इंडिया ऑस्ट्रेलिया। मैच ही देखना है। आराम से चलने दो। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया। यस, कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एक और विंड लिखो, यमो, YAMO, यमो। बताओ कहाँ की हो सकती है वार्म विंड? YAMO, यमो, जापान की। मैं भी वो कोई ऐसे साउथ वो YAMO, यमो। नमो का N हटा के Y लगा दो, यमो हो गया। यमो हवा है ना। यमो विंड ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी जापान में वार्म विंड है ना। और बस इतनी लिखनी है। कोल्ड विंड पे। कोल्ड विंड पे
आज आपको इंपॉर्टेंट एक चीज तो बता ही देंगे हम ह्यूमिडिटी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया की लू लिख लो। लू चलती कहाँ कहाँ है ये बताओ। इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या रीजनल में तुमने इतनी ज्यादा रीजनल क्यों कर दिया उसको? नॉर्थ इंडिया में चलती है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। पालम में ही चला दोगे तो इतनी ज्यादा रीजनल नहीं लिखनी है। ठीक है चलो भाई, पहली ठंडी हवा लिखते हैं हम, ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये कनाडा एंड यूएसए में फ्लो होती है। बताओ कनाडा की कैपिटल। नहीं। टोरंटो। नहीं टोरंटो बहुत फेमस सिटी है कनाडा का। कैपिटल में ऑप्शन कौन मांगता है? ओटावा। जिनकी कैपिटल होती है वो सबसे फेमस सिटी होती है। हाँ ये तो बात सही है। उधर सिडनी फेमस नहीं है, इधर ओटावा को कोई नहीं जानता, टोरंटो को सब जानते हैं। चलो ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड के बाद अगली है बोरा। चाइना में बीजिंग और एक और जगह से वो संघाई, बीजिंग और शंघाई फेमस सिटीज हैं। बोरा। बीजिंग का पुराना नाम क्या है? ओल्ड नेम ऑफ बीजिंग, पेकिंग। बोरा। बोरा आपकी जो है इफेक्ट कर दी है किसको? ये आपकी इफेक्ट कर दी है स्विट्जरलैंड को इफेक्ट करने वाली विंड है बोरा। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, जिसको आप एक और शब्द से जानते हैं, यस, ह्यूमिडिटी। जिसको आप किस दूसरे शब्द से जानते हैं? ह्यूमिडिटी। अच्छा पेज खाली है तुम्हारे, इनको आज भर लेना। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं बताओ? हाइग्रोमीटर। ऑल वेदर एक्टिविटीज डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी। बताइए एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी किस पे डिपेंड करती है? इवापोरेशन, या हम कहेंगे हीट। जितनी हीट ज्यादा उतनी वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। अच्छा यहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं हम, जरा ट्विस्टेड क्वेश्चन। ट्विस्टेड क्वेश्चन कि अगर कहीं पे हाई ह्यूमिडिटी है, अगर क्या है कहीं पे हाई ह्यूमिडिटी है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन का क्या काम है बताओ? हाई ह्यूमिडिटी है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। कम होगा का सर, ज्यादा ह्यूमिडिटी में कपड़े जो है वो लेट सूखते हैं। हाँ हाँ, बाष्पीकरण। पानी उबाल ले। हाँ बताओ, ज्यादा होगा कम होगा? बाष्पीकरण कम होगा।
कर देंगे। So this सर यार मैंने भेज दी कर अरे एक की तो भेजा उन्होंने, दो एक 4 मिनट का है वो लेक्चर हुआ। दो ही, एक ही है मेरे पास। ठीक है, तो बताओ भाई, रेट ऑफ एवापोरेशन उतना ही कम होगा जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। यानी अगर आपको पसीना आया हुआ है और आपके आसपास ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो पसीना जल्दी सूखेगा, रेट ऑफ एवापोरेशन कम हो जाएगा, है ना। लेकिन हाई टेम्परेचर होगा तो दोनों चीजें ज्यादा होंगी, इवापोरेशन का भी रेट ज्यादा होगा और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए? क्लियर हो गई? इतनी बात नहीं हुई? हो गई ना? चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो आप बताओ कि इक्वेटर पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी या पोल पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी? इक्वेटर पे ज्यादा होगी, पोल की तरफ जाने पे कम होती जाएगी, डिक्रीजेस, एंड कोस्टल एरियाज पे भी ज्यादा ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। यानी कॉन्टिनेंटलिटी जितनी इंक्रीज होगी, अब ये कौन सा वर्ड आ गया? लैंड एरिया यस, कॉन्टिनेंटलिटी क्या मतलब होता है? कॉन्टिनेंट के हम कहां जा रहे हैं? मिड में। डिस्टेंस फ्रॉम द सी बढ़ता है तो ह्यूमिडिटी घटती है, और जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी उतने ही बारिश होने के चांसेस ज्यादा ज्यादा या कम? ज्यादा सोच लो। ज्यादा? अरे बारिश तो कौन करेगा? ह्यूमिडिटी। बारिश पानी बनेगा कौन? वाटर वेपर। डिस्टेंस फ्रॉम सी जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी उतनी ज्यादा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी जितना ज्यादा उतनी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी ना। और सी की तरफ अंदर तरफ नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फ्रॉम द सी मतलब सी से दूर जा रहे हैं, यानी कॉन्टिनेंटलिटी इंक्रीज हो रही है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इफ डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस देन ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज। यानी हम कह रहे हैं कि कॉन्टिनेंटलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मिड ऑफ द कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं, या तो इसको कॉन्टिनेंटलिटी बोलो या डिस्टेंस फ्रॉम द सी बोलो। बात एक ही है। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए ना? चलें आगे? ओके, चलिए अब हम यहां पे मेजर करने के लिए कुछ अलग अलग ह्यूमिडिटीज के लिए स्पेसिफिक नॉलेज रखते हैं, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक नॉलेज को यहां पे देखते हैं क्या कैसे जो है आपकी मेजर की जाती है। सबसे पहले एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस को एक और टर्म बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। महाद्वीपीयता, महाद्वीपीयता, कॉन्टिनेंटलिटी, है ना। जब वेदर हम क्लाइमेट पढ़ाएंगे आपको तो इन सब चीजों का चर्चा करेंगे हम आपसे। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, प्रेजेंट वाटर वेपर इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर मास। अब यहां पे क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज एयर मास। सबसे पहले हमें सीखना है एयर मास क्या होता है, बताओ। वेट ऑफ ऑल गैसेस, वेट नहीं, वेट कैसे बोलोगे आप? वेट मतलब प्रेशर एक्सर्टेड। नो 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 नो, एयर मास क्या होता है? अच्छा, मास से आप वो वेट की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, वो नहीं है। एयर मास का मतलब है इस रूम में एयर भरी हुई है या नहीं है? अगर एयर नहीं होती इस रूम में तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते, ठीक है। और इस रूम की एयर में अगर देखोगे तो हर कॉर्नर पे टेम्परेचर लगभग एक जैसा है। हर रूम के इस एयर में हर कॉर्नर पे लगभग प्रेशर एक जैसा है, कॉम्पोजिशन लगभग एक जैसी है। यानी अगर एक एयर बंडल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अप्रॉक्सीमेटली सेम है, नहीं समझे मेरी बात को? हमने बोला अगर एक एयर बंडल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द एयर बंडल क्या हो? अप्रॉक्सीमेटली सेम हो, ऐसे एयर बंडल को किस नाम से जानते हैं हम? एयर मास। नहीं समझ में आई बात? सिंपल सी बात है, इफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज
of air mass are similar if physical and chemical properties of air mass ना लिखे उसमें लिखिएगा of airs are similar Yes. of air sorry air ये नहीं लगेगा of air is similar then it is known as air mass it is known as air इसको क्या कहते हैं हम एयर मास है ना। अब इस रूम में अगर आपसे पूछा जाए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बताओ इस एयर मास में कितनी है, तो आप क्या करोगे, इस रूम में प्रेजेंट वाटर वेपर को न्यूमरेटर में रखोगे और इस एयर का वॉल्यूम किस में रखोगे, डिनोमिनेटर में। इस एयर का वॉल्यूम वही वॉल्यूम होगा जो इस रूम का वॉल्यूम। समझ गए बात को। तो ऐसे कौन सी ह्यूमिडिटी निकल के आएगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर इन ग्राम्स, इसमें प्रेजेंट जो ह्यूमिडिटी है उसको किस में रखना है आपको, ग्राम्स में। इसमें कुछ ह्यूमिडिटी 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम 500 ग्राम प्रेजेंट होगी ना वाटर वेपर इसमें। इस एयर में वाटर वेपर होगा या नहीं होगा, दिखाता है ना। तो वाटर वेपर होता है ना, हवा में वाटर वेपर होगा या नहीं होगा, होगा। ऐसा भी पॉसिबल है नहीं भी हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होता है। जो डेजर्ट एरिया है वहां पे नहीं होगा या बहुत कम होगा। समझ गए बात को। तो वाटर वेपर किस में रखना है, किस में लेना है हमें, ग्राम्स में। और पूरे एयर का क्या लेना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। नहीं समझ आई बात, समझ आ गई। हाँ वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में ही होगा। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम पर मीटर क्यूब। पूरे उसमें जैसे एयर मास है तो डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी ना, कि उस कोने में भी सेम लगभग सिमिलर होगी, सिमिलर होगी। सेम तो नहीं होगी, सिमिलर होगी, है ना। और सर जिसकी अनइक्वल होगी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर उसको एयर मास, एयर मास, क्योंकि एयर मास एक प्रॉपर्टी का है। वो प्रॉपर्टी अगर आपने चेंज कर दी तो फिर एयर मास नहीं बोलेंगे उसको। नहीं समझे मेरी बात को, समझ गए। चलें आगे। ओके दूसरा है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोले तो प्रेजेंट वाटर वेपर इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ एयर मास। इसमें मास में रखना है हमें, यानी ये भी ग्राम्स में होगा ऊपर और ये नीचे भी ग्राम्स में होगा। जब ग्राम्स ही ग्राम्स हो तो इस ह्यूमिडिटी कौन सी हो जाएगी, स्पेसिफिक, है ना। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की अगर बात करोगे तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या ए बी से डिनोट होगी। ये स्पेलिंग तो गलत है, लेकिन ये स्पेलिंग आपको याद करा देगी। यहां पे बी फॉर वॉल्यूम हो जाएगा अगर उस बी की जगह ये बी यूज कर लोगे। एक निमोनिक काइंड ऑफ है, ट्रिक काइंड ऑफ है। नहीं समझे मेरी बात को, नहीं समझे, समझ गए ना। तुम लोगों पे हो जाएगा आगे, फीलिंग गुड। हाँ बढ़िया है। तो हाँ अभी से आदत डालोगे तब डल पाएगी 5-5 घंटे की। कैसे डालोगे, 6 घंटे की क्लास में नहीं होता है। हाँ फिर कैसे होगा, धीरे धीरे करके बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ। फीलिंग गुड। वो सोच रहा है आज तो फंस ही गए सर, हम क्या करें। नहीं सोच रहे हो ना ऐसा, गुड गुड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रेजेंट
वाटर वेपर। लेकिन तुम लोगों को आनंद तो आ रहा होगा, है ना? इन सर वो गन्स, फीलिंग नहीं आ रही है कि मतलब प्रिपरेशन में लॉस्ट घूम रहे हैं या फिर हाँ वो फीलिंग नहीं आई, वो समझ नहीं आ रहा है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से कैसे करें क्या करें। क्योंकि सर कभी-कभी ये हो जाता है कि ओवरवेल्म हो जाते हैं ना। हाँ, अब जैसे मैथ्स का है, अभी उसका थोड़ा स्कैटर्ड पड़ा हुआ है। हाँ, तो उसमें बात करें सर? हाँ, बात करते हैं। प्रेजेंट वाटर वेपर इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। अब यहां पे एक वर्ड आता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। इसका ब्रेक तो नहीं रहा है, कभी चिल्ला रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रेजेंट वाटर वेपर इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। अब हमें सीखनी है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है। देखो यहां पे एक बात तो क्लियर होगी, कुछ कैपेसिटी करके है, यानी कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, कितनी कैपेसिटी है आपके अंदर, यही तो मतलब हुआ कैपेसिटी का। तो कैपेसिटी का मतलब है एयर मास कितनी ह्यूमिडिटी को अटेन कर सकता है। जैसे आप एक गिलास पानी में चीनी को घोलते हो तो एक उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जिसके बाद घुलना बंद हो जाता है। तो क्या एयर मास का भी सैचुरेशन होगा कैपेसिटी के लिए? यानी उसके बाद आप वाटर वेपर इसमें ऐड कर ही नहीं सकते। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए? क्लियर हो गया? तो कैपेसिटी क्या है? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी एक लेवल ऑफ एयर मास, उसके बाद आपका एयर मास ह्यूमिडिटी इसमें एब्जॉर्ब नहीं करेगा। नहीं समझे मेरी बात? एयर मास जो है सर, हाँ, इसको एक लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी रख सकता है अपने पास, ऐसा नहीं है बहुत सारी ह्यूमिडिटी रख लेगा वो, है ना? अगर बहुत ही ज्यादा कर दी, बहुत ही ज्यादा वाटर वेपर कर दिया नेक्स्ट लेवल पे, तो बारिश का ही रूप लेगा। बारिश का, हाँ, फिर वहीं कंडेंसेशन होगा और वहीं पे प्रेसिपिटेशन होने लगेगा। जितना भारी होगा उतनी जल्दी नीचे आएगा। environment बिल्कुल बिल्कुल, उसको ही सीखना है हमें। अभी हमें जो सीखना है वो हमारा टारगेट यही है कि कैसे कंडेंसेशन होता है और कैसे बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, समझ लो। समझ रहे हो? ऐसा काम नहीं चलेगा, याद करने का ज्यादा कुछ है नहीं, समझने का है सब कुछ। अब हाँ, समझने का खेल है। अब अगर एयर मास का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर बताओ कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यानी जितना एयर मास का टेम्परेचर कम उतनी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम, और जितना ज्यादा उतनी ज्यादा। सेम सर पानी में भी होता है, चीनी को गर्म करना हाँ, तो ज्यादा ज्यादा घुल जाएगी, नमक भी ज्यादा घुल जाता है ना? है, ठंडा इतना रहता है कम होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस, तो इतनी बात समझ में आ गई। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, ये समझ आ गया आपको? अगर ये समझ आ गया तो आगे समझने में कुछ है नहीं, फिर बहुत इजी हो जाएगा मामला, खेल इजी हो जाएगा हमारा। समझ रहे हो? अब समझो जरा बात को। प्रेजेंट वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है और कितना वाटर वेपर वो हवा रख सकती है। अच्छा, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा क्योंकि ये आता है परसेंटेज में। सिर्फ यही ना, बस यही, सबको नहीं, बस यही रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब देखिए, ह्यूमिडिटी, अगर कोई एयर मास ह्यूमिडिटी रख सकता है 500 ग्राम, ठीक है, और ह्यूमिडिटी अभी उसके पास मान लेते हैं 250 ग्राम है, इनटू 100 कितना आ जाएगा? 50%। कितनी ह्यूमिडिटी है उसके पास अभी? कितनी रख सकता था? 500 है, कितनी? 250, आधी है ना 500 के। आप समझा? तो जब बारिश होती है तो कैपेसिटी एक्सीड हो जाती है। यस, और ये क्वेश्चन सीडीएस का है। व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इफ व्हेन इट विल कंडेंस? 100%। 100% से नीचे का कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। ऊपर का सही हो सकता है, 100 सही हो सकता है। उसमें सारे ऑप्शन नीचे के दिए थे, एक 100% दिया था, 100% सही लगा दोगे। अभी हम सीखेंगे इसको और सीखेंगे, समझो जरा। क्लिक सब कुछ पूरा अभी देखते जाओ आप, लाइन में सब चीजें लगी होंगी, अब सीखोगे चीजें समझोगे। तो 500 ग्राम मैक्सिमम ह्यूमिडिटी रख सकता है, लेकिन है कितनी इसके पास? 250 ग्राम। यानी ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी कितनी है इसके पास? कि 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी क्या ये बादल बारिश कराएगा?
तो ये हवा बारिश कराएगी? हवा नहीं है, बारिश नहीं कराएगा, क्योंकि उसकी खाने की क्षमता कितनी है? 500। उसको खाने को कितना मिला है? 250। अभी तुम 250 और खिला दो, खा जाएगा वो, लेकिन 250 से ऊपर खिलाओगे तो नहीं खाएगा वो, पानी बारिश बारिश आएगी। ये इसका रीजन है, जैसे 520 ग्राम हो गया तो उस केस में ड्रिजलिंग होगी, और अगर 600-700 बढ़ जाए उसमें प्रॉपर रेन होगी। वही सीखना है अभी हमको। समझ गए बात को? नहीं समझे? क्लियर हो गया? रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंटेज में होगी, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अब एक बात समझना जरा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी या घटेगी? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, घटेगी। घटेगी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी तो चांसेस ऑफ रेन इंक्रीज और डिक्रीज? रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर घटेगी तो उससे चांसेस ऑफ रेन अपना कम होगा। बोलो भाई, समझो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट गई, वाटर वेपर कम हो जाएंगे सर। हाँ, तो चांसेस ऑफ रेन कम हो जाएगी। नहीं समझे? हम बता देते हैं इसको। जैसे कि पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैपेसिटी थी 500 ग्राम, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी थी? 50%। अब उसी हवा में ह्यूमिडिटी है कितनी प्रेजेंट? 250। प्रेजेंट वाटर वेपर 250 ही है, लेकिन हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा के इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी कर दी? 1000 ग्राम। तो अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई? घट गई। यानी हमने ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, जिससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हुई? घट गई। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे ही घटेगी वैसे ही चांसेस ऑफ कंडेंसेशन या वाटरफॉल कम हो जाएंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये तो बता रही है कि परसेंटेज में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो सिंपली ऐसे भी करोगे, ह्यूमिडिटी पता से घट रही है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, डिनोमिनेटर है वो तो ठीक है, लेकिन हम ये समझाना चाहते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतने ही बारिश होने के चांसेस कम होते चले जाएंगे, और जितनी बढ़ेगी उतनी बारिश होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी ह्यूमिडिटी हो, सारी ह्यूमिडिटी जितना बढ़ेंगी बारिश होने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी में 100% से कम ह्यूमिडिटी पे बारिश होने की कोई संभावना, क्योंकि उसे खाने के लिए कितना चाहिए? 1000, और दे आप कितना रहे हो? 250। उसे 750 की जरूरत और है, यानी 750 ग्राम और वाटर वेपर खा जाएगी हवा। तो फिर ड्रॉप्स में क्या डालेगी? ड्रॉप्स में तो तब डालेगी जब उसको तुम क्या दोगे? 800 ग्राम। तो कितने की ड्रॉप बनाएंगे? 50 ग्राम की। नहीं समझे मेरी बात को? टेम्परेचर कम कर दिया तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी घट जाएगी, तो बारिश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यही सीखना है, जब ऊपर जाती है तो टेम्परेचर कम होता है। वही तो सीख रहे हैं हम लोग। समझ गए ये तीनों चीजें? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी समझ गए, एयर मास भी समझ गए। चलते हैं अब आगे। अब तुम जो जिस चीज को समझने सीखने जा रहे हो उसी को हम चलते हैं आगे, सिखाते हैं आपको। हटा दें इसको, है ना? देखो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एयर क्या करेगी? असेंड करेगी, करेगी नहीं करेगी? असेंड कब करेगी एयर? हल्की होगी, लो प्रेशर तो होगा ही, लेकिन हवा असेंड तो तब करेगी जब हवा हल्की होगी, हाँ या ना? सही बात है। गर्म हवा, हवा हल्की करने के लिए दो चीजें बताई हमने यूज होती हैं, क्या क्या? हाई टेम्परेचर एंड अनदर थिंग इज लो प्रेशर। लो प्रेशर तो प्रेशर से कोई दिक्कत नहीं है। वाटर वेपर हमने बताया था, ध्यान करो, बताया था। हाँ, तो दो चीजें चाहिए हवा को हल्की करने के लिए, एक तो वाटर वेपर और दूसरा हाई टेम्परेचर। अगर हवा असेंड हुई यहां से, देखो समझना मेरी बात को ध्यान से, अगर हवा यहां से असेंड होती है तो हम हवा की 3 पॉइंट बना लेते हैं। चलो इस तरीके से हमें समझना है इसको। ओके,
लोकेशन ए, हवा असेंड इसलिए हो रही है, ये तो पता है आपको, क्योंकि हवा का वेट कम है। इसमें वाटर वेपर की क्वांटिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। जितना वाटर वेपर ज्यादा उतनी हवा हल्की। तो हवा ज्यादा होगी, H2O का जो ग्राम वेट होगा वो ज्यादा होगा, मास होगा वो रिलेटिवली कम है सबसे। इसलिए हल्की। ये हमने बताया था आपको, है ना? हाँ, यही रीजन है। जितना वाटर वेपर उतनी ज्यादा कम जगह फॉर अदर गैसेस। अब आप ऐसे ही समझो, इस रूम से हम नाइट्रोजन निकाल दें और सारा वाटर वेपर भर दें उसकी जगह पे, तो हल्की हो जाएगी ये पूरे रूम की हवा, क्योंकि वाटर वेपर नाइट्रोजन से कैसा है? हल्का, भारी? हल्का। नहीं समझे मेरी बात को? ठीक है। अब 3 लोकेशन बना दी हमने, लोकेशन ए, लोकेशन ए, लोकेशन बी, लोकेशन सी। डी भी बना देंगे अगर आपको समझ नहीं आया। देखिए, इस एयर का टेम्परेचर मान लेते हैं यहां पे 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? इस एयर मास में प्रेजेंट वाटर वेपर कितना है? प्रेजेंट वाटर वेपर मान लेते हैं 250 ग्राम्स है। चलो 250 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 250 ग्राम्स है या 300 ग्राम्स मान लेते हैं, खत्म बात। प्रेजेंट वाटर वेपर है आपका 300 ग्राम, ठीक है? और इस वाटर वेपर की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी है? बताओ, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 300 ग्राम से ज्यादा होगी या कम होगी? तभी तो 300 ग्राम रख पाएगा जब कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक है? मान लेते हैं कैपेसिटी है 400 ग्राम। क्या ये फिजिबल कंडीशंस है? सब समझ आ गई आपको? वो हवा असेंड कर सकती है या नहीं कर सकती है? कर सकती है, ठीक है? इस ए लोकेशन पे इस हवा का टेम्परेचर कितना है? इस ए लोकेशन पे प्रेजेंट वाटर वेपर कितना है इसमें? 300 ग्राम। कितना रख सकती है ये हवा? तो 300 ग्राम तो आसानी से रख लेगी। 75% ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। समझ गए बात को? क्लियर हो गया? अब देखो, बी लोकेशन पे जैसे ही गए, बताओ टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। मान लेते हैं टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री। अब बताओ ह्यूमिडिटी कैपेसिटी घटेगी बढ़ेगी? देख लो आराम से, दिमाग में एकदम चलाते हुए सीखना है ये आपको। यही सब कुछ है। मान लो एयर मास का टेम्परेचर घटेगा तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी घटेगी, तो घटेगी। प्रेजेंट वाटर वेपर पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो प्रेजेंट है, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी विल डिक्रीज। और मान लेते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 100 ग्राम से डिक्रीज हो गई, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी हो गई? 300 ग्राम। अब बारिश होने के चांसेस जैसे बनेंगे, अब बादल बनेगा, अब समझना कैसे बनेगा। अभी ये हवा है, अभी बादल नहीं बने हैं, बादल बनाएंगे हम, है ना? अब ये वो लोकेशन है, इस एयर मास का वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे प्रेजेंट वाटर वेपर इज इक्वल टू ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ये हम आपको क्या सिखा रहे हैं? ये हम सिखा रहे हैं हाउ कंडेंसेशन, पहले कंडेंसेशन कराएंगे। कंडेंसेशन अकर्स, कंडेंसेशन कैसे होता है, यानी बादल, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स अगर बोले तो, ज्यादा परफेक्ट बोलोगे तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स आखिर कैसे बनते हैं? क्लाउड्स कैसे बनते हैं? क्लाउड्स बनने के बाद रेन होगी। पहले हमें क्या बनाना है? क्लाउड्स बनाने हैं। समझ रहे हो? ये है क्या? ये क्लाउड है क्या? नहीं, ये क्या है? एयर। विंड हॉरिजॉन्टल होती है, ये वर्टिकल है, तो कन्वेक्शन करंट बोल दो या एयर बोल दो। असेंडिंग एयर, क्या बोलेंगे इसको हम? असेंडिंग एयर। नहीं समझे मेरी बात को? साइक्लोन तो विरल करेगा, ठीक है? साइक्लोनिक जैसी कंडीशन बोल सकते हो, बट असेंडिंग एयर ज्यादा परफेक्ट है। समझ गए इतनी बात को? चले आगे, क्लियर है? ओके। अब देखो, बी लोकेशन पे टेम्परेचर कितना हो गया, और यहां पे वाटर वेपर, प्रेजेंट वाटर वेपर इज इक्वल टू ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। इस एयर मास को अब बोल देंगे सैचुरेटेड एयर मास। यानी अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी किसके बराबर हो जाए? प्रेजेंट वाटर वेपर के, तो ऐसा एयर मास क्या कहलाता है? सैचुरेटेड। ये सैचुरेशन पॉइंट है जिसमें इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, घुल नहीं पाएगी। हाँ, सैचुरेशन आ गया।
समझ रहे हो? जिस टेम्परेचर पे सैचुरेशन आता है, इस टेम्परेचर को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। समझ गए? ड्यू पॉइंट क्या हर एयर मास का डिफरेंट हो सकता है या सेम ही होगा? अलग ही अलग लगभग होता है, और एयर की अदर प्रॉपर्टीज पे भी करेगा, एयर मास की अदर प्रॉपर्टीज पे। अब ड्यू पॉइंट लास्ट क्लास में हमने जब पढ़ाया तो ड्यू पॉइंट आधे घंटे समझाया। बताओ इसमें कोई समझने वाली बात है? आधे घंटे। तो बात ये है कि अगर आप यहां से 0 पॉइंट से फोकस कर रहे हो तो यहां आने में कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अब यहीं पे आपका फोकस पहले तो इधर उधर था, हाँ वही तो, ह्यूमिडिटी से फोकस चाहिए। अब आपका फोकस वहां कुछ और था, अब यहां ड्यू पॉइंट जैसे यार ये क्या था सर, तो कैसे होगा? समझ रहे? तो ड्यू पॉइंट समझ में आया, वो टेम्परेचर जिसपे एयर मास विल बिकम सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड एयर मास किसको कहते हैं? प्रेजेंट वाटर वेपर इज इक्वल टू ह्यूमिडिटी, दैट एयर मास इज इक्वल टू सैचुरेटेड एयर मास। नहीं समझ में आई बात? अब ये जो एयर मास है फिर से लिफ्ट होगा, सी पोजीशन पे पहुंचेगा, तो टेम्परेचर आपके हिसाब से घटेगा बढ़ेगा? घट जाएगा। मान लेते हैं कितना हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा एकदम। अब देखो यहां पे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी आपके हिसाब से क्या होगी? घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। कितनी हो गई थी पहले? 300 ग्राम हो गई थी, मान लेते हैं हो गई 200 ग्राम, 200 ग्राम। इसके पास वाटर वेपर है कितना? क्या अब ये वाटर वेपर रख पाएगा इतना 300 ग्राम? क्योंकि अब ये कितना रख पाएगा? सिर्फ 200 ग्राम। यानी जो प्रेजेंट वाटर वेपर 300 ग्राम था उसमें 200 ग्राम तो इसके पास रहेगा, लेकिन जो 100 ग्राम वाटर वेपर है इसका बन जाएगा बादल। यही बादल बनने की प्रक्रिया है। समझे नहीं समझे बात को? तो जो 100 ग्राम है ये वाटर वेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर ड्रॉप्स प्लस आइस क्रिस्टल्स। डस्ट पार्टिकल भी होगी। हाँ डस्ट बोल सकते हैं, लेकिन डस्ट को अभी इंक्लूड नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ वाटर वेपर को कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ होगा, जो भी एयर पॉल्यूशन होगा इसमें। ये क्लाउड है, ये यही क्लाउड है। व्हाट इज क्लाउड? टाइनी साइज वाटर ड्रॉप्स एंड आइस क्रिस्टल्स, हेयर लाइन साइज। इतनी छोटी, कितनी छोटी? हेयर लाइन साइज। यही है क्लाउड। क्लाउड की डेफिनेशन कोई भी पूछे, यही क्लाउड है। अभी बनता कैसे है क्लाउड? जब वाटर वेपर कंडेंस होके किसमें बदल जाए? वाटर ड्रॉप्स प्लस आइस क्रिस्टल्स, तो इसको क्लाउड बोलते हैं। नहीं समझ आई बात? क्लियर है? तो क्लाउड बनता कैसे समझ में आया? अब तुमको क्लाउड के पैचेस दिखते हैं छोटे छोटे, हवा लिफ्ट हुई 100 ग्राम का क्लाउड बन गया, फिर ऊपर गई हवा, फिर टेम्परेचर कम हुआ, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी फिर कम हुई, प्रेजेंट ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा है उतनी फिर से कंडेंस हुई, फिर से क्लाउड बन गया, इसलिए पैचेस बनेंगे। नहीं समझ आया? क्लाउड बन जाता है, जैसे 100 ग्राम के क्लाउड बन गया, एक्स्ट्रा में क्लाउड बन गया, तो जरूरी नहीं है कि बारिश आई जाएगी। नहीं इससे जरूरी नहीं है। अभी हम करेंगे डिस्कस बारिश कैसे होगी, वो भी पॉइंट है, विल डिस्कस इट। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक आ गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये वाटर ड्रॉप्स हैं और आइस क्रिस्टल्स हैं तो ये ऊपर से गिरते क्यों नहीं है नीचे? टाइनी है तो वेट नहीं है सर उनमें, तो देन तो कोई तो ऊपर रख रहा होगा ना इनको। हैंग है ऊपर, क्लाउड हैंग क्यों है? नीचे क्यों नहीं आते हैं? अरे चलो ठीक है, थोड़ा वेट तो होगा। नहीं टेम्परेचर, वजह टेम्परेचर नहीं है यहाँ पे। देखो एक टब में पानी भरा हुआ है ना, इसमें अगर आप कोई प्लास्टिक का टॉय नीचे डुबाते हो तो टॉय क्या होता है? एकदम ऊपर आता है। बायंट फोर्स लगता है, बायंसी काम करती है, बायंट फोर्स लगता है यहाँ पे। जो बायंट फोर्स ये यहाँ पे लग रहा है, जो बायंट फोर्स यहाँ पे लग रहा है, क्या अर्थ सरफेस के पास क्या बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं? नियर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के जितने पास देखोगे उतनी ही एयर की डेंसिटी क्या है? ज्यादा। क्या ये भी ऊपर की तरफ बायंट फोर्स लगाएगी? लगाएगी नहीं लगाएगी? जैसे आप 5 मंजिल की इमारत, चले आगे, तो हम बात कर रहे थे किसकी? डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगी? ज्यादा। अगर डेंसिटी ऑफ एयर ज्यादा होगी तो ये क्या बायंट फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ? बायंट फोर्स काम करेगा नहीं करेगा? बताओ भाई।
करेगा ना। अब ये जो बायंट फोर्स है ये क्लाउड को नीचे नहीं आने देगा। अब क्लाउड क्या है, क्वेश्चन ये बनता है। तो क्लाउड फिर से हमने वही बताया था तुमको, जो वाटर वेपर कंडेंस हुआ है किसमें, वाटर ड्रॉप्स प्लस आइस क्रिस्टल्स में, इसे ही हम क्या नाम देते हैं, क्लाउड। और ये वाटर ड्रॉप्स और आइस क्रिस्टल्स कैसे हैं, टाइनी, हेयर लाइन साइज, है ना। जैसे हमने बताया एक प्लास्टिक का टॉय आप उसमें डुबाओगे, एकदम से ऊपर बायंट फोर्स से आ जाएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा ना। ऐसे ही हीलियम भर के बैलून छोड़ते हो आप, भाग जाता है ऊपर, क्योंकि ऊपर भगाने वाला कौन है, बायंट फोर्स किससे लग रहा है, एयर, एयर मॉलिक्यूल, भारी एयर मॉलिक्यूल नीचे है। हर भारी चीज हल्के को रहने ही नहीं देती है, चाहे समाज में देख लो या यहां देख लो। एक गिलास पानी में स्टील बॉल डालो, उतना पानी बाहर, क्योंकि पानी क्या है, कम डेंसिटी है, स्टील बॉल की डेंसिटी ज्यादा है। हर भारी चीज हल्के को क्या करती है, रिप्लेस कर देती है। तो ये पहले से ही भारी बैठे हुए हैं, तो ये क्या हल्के को ऊपर भगाएंगे, नहीं भगाएंगे, भगाएंगे। तो बादल को ऊपर हैंग करके रख कौन रहा है, बायंट फोर्स ऑफ एंड एयर मॉलिक्यूल भारी भी नीचे ही है सतह पे, और साथ साथ में एयर मॉलिक्यूल नंबर भी ज्यादा है सतह पे और सरफेस पे। नहीं समझ आई बात, आ गई, क्लियर है, आगे चल सकते हैं हम, है ना। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि क्लाउड नीचे तो आने वाला नहीं, क्लाउड नीचे तो नहीं आएगा। कितना टाइम दिया था तुमने, टाइम क्या दिया था, ठीक है। तो वो जो इसके बायन से है उस पे डिपेंड करता है कि जैसे कोई हम पीछे बॉल गिरा रहे हैं, मान लो 20 केजी की बॉल गिरा रहे हैं, वो थक करके नीचे है, और फिर वही 20 किलो का एक तरपाल सा ऐसे करके। हाँ, अब तो आपने क्या किया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अब सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो सारे मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ लगाएंगे, फोर्स एक पॉइंट पे कम लगेगा, और ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो ज्यादा लगेगा। नहीं समझे मेरी बात, समझ गए ना। अब बायंट फोर्स तो हमने समझ लिया, हमने वाटर ड्रॉप्स यानी हमने क्लाउड भी समझ लिया। अब यहां पे एक और चीज समझते हैं। क्लाउड आप देखते हो हॉरिजॉन्टल चलते हैं, लेकिन वर्टिकल नीचे नहीं आते हैं। हॉरिजॉन्टल इसलिए चलते हैं क्योंकि पुश कौन कर देता है उनको, हवा, एयर पुश कर देती है। थोड़ा सा अर्थ के रोटेशन से तो कम इफेक्ट पड़ता है, जो मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स है, विंड है, उस पे डिपेंड होता है। थोड़ी सी हवा चली, भाग गए बादल, एकदम हल्के होते हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल हमें चलते हुए दिखते हैं, वर्टिकल नहीं दिखते। समझ गए इतनी बात को। ये आपको यहाँ पे इतना समझ में आना चाहिए कि कंडेंसेशन आखिर एटमॉस्फेयर में होता कैसे है, इसी प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। और सर यही प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज क्रिस्टल डिसाइड करते हैं कि क्लाउड की हाइट कितनी होगी। हाउ मैं कह रहा हूं आइस क्रिस्टल्स जितने ज्यादा होंगे उतनी हाइट ज्यादा होगी, ये कहना चाह रहा हूँ। उतनी हाइट कम होगी, आइस क्रिस्टल्स जितने ज्यादा होंगे उतनी हाइट ज्यादा होगी, क्योंकि जितना टेंपरेचर कम हुआ तभी आइस क्रिस्टल। हाँ, आपको जितने ऊंचे क्लाउड होते हैं वो कैसे दिखते हैं, व्हाइट या ब्लैक, व्हाइट। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आइस क्रिस्टल ज्यादा है। जितने क्लाउड नीचे उतने क्लाउड छोटे साइज के भी होते हैं, क्योंकि ऊपर वाटर वेपर ज्यादा जाएगा ही नहीं, पहले ही कंडेंस हो जाएगा, तो एक हाइट आएगी, क्लाउड मिलेगा ही नहीं उसके ऊपर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर हमने कहां क्लाउड देखा है, 12 किलोमीटर, सारे क्लाउड 12 किलोमीटर से नीचे हैं। नहीं समझे मेरी बात को, समझ गए। अब ये क्लाउड की कहानी समझ में आ गई आपको। अब हम सीखते हैं कि आखिर बारिश कैसे होती है। ये भी आज मटकी फोड़ देते हैं, ये ज्ञान की आज फोड़ ही देते हैं। आज नहीं आया है, कोई नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। जब सारे कम लोग आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हमें यह सीखना है आखिर रेन कैसे होता है, रेनफॉल कैसे होता है। देखिए, रेनफॉल कैसे होता है ये सीखना है। ये जो अभी हमने क्रिस्टल्स या जो भी हमने बनाए हैं क्लाउड में, वो वाटर ड्रॉप्स और आइस क्रिस्टल्स हैं इस तरीके से, है ना। इनको नीचे कौन नहीं आने दे रहा है, बायंट फोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द अर्थ या ऑन द अर्थ सरफेस,
नहीं समझे मेरी बात को, ये नहीं आने दे रहा है। लेकिन जैसे आपने बरसात में रेनी सीजन में खाना खाया है और कॉमन सॉल्ट आपने लिया डाल यूज करने के लिए, टेबल पे रख दिया और टेबल पे ऐसा ही खुला छोड़ दिया, तो थोड़ी ही देर आप देखते हो क्या होता है, सीजन में वो आते ही नहीं है बाहर, उतने छोटे होल से चिपक जाते हैं एक दूसरे में, चिपक जाते हैं ना। यानी ये जो सॉल्ट पार्टिकल हैं जो आपने देखे, क्या ये ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करता है? करता है नहीं करता है? डस्ट पार्टिकल भी ऐसा ही करता है। यानी सॉल्ट पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल ये कैसे हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो क्या ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है? बताया भी था ये हमने पहली ही क्लास में आपको। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है या नहीं है? हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रो मतलब मॉइस्चर ह्यूमिडिटी और स्कोपिक मतलब लव अफेक्शन, जिसका अफेक्शन टुवर्ड्स ह्यूमिडिटी हो वो मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। नहीं समझे बात को? समझ गए? हाँ फिर से सुनो, ये जो सॉल्ट पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल हैं ये क्या करते हैं? मॉइस्चर को खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाले न्यूक्लियाई को कहेंगे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रो माने ह्यूमिडिटी, स्कोपिक माने अफेक्शन टुवर्ड्स ह्यूमिडिटी। हाइग्रो समझ गए बात? सॉल्ट, सॉल्ट खुद एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है। सॉल्ट का पार्टिकल क्या करेगा? ह्यूमिडिटी को खींचेगा। अगर हमने इस बादल में एक सॉल्ट का पार्टिकल छोड़ दिया तो क्या समझे आप इससे? क्या ये ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करेगा इधर उधर से? जो ड्रॉप्स बनाई है वो एब्जॉर्ब करेगा ये? और क्या ड्रॉप साइज बड़ा हो जाएगा? yes. बड़ा हो जाएगा। और अगर इतना बड़ा हो गया कि इसकी ग्रेविटी ज्यादा हो गई और बाइंड फोर्स कम हो गया, नीचे गिर गया? नहीं गिरा? नीचे गिर गया ना। यही रेनफॉल है। यानी क्या रेनफॉल में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का रोल है? बहुत बड़ा रोल है। अगर नहीं है तो काम खराब है। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए ना? क्लियर है? खोल लो उसका। दिखता नहीं है ना रात में तो क्या हो गया। हाँ है ना? सही है, समझ आ गया एकदम। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। आईएएस में पूछा गया स्टेटमेंट है ये बताओ कि अगर एयर पोल्यूशन बढ़ गया तो एयर पोल्यूशन बढ़ने की वजह से रेनफॉल के जो परसेंटेज हैं उसमें इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पोल्यूशन के बढ़ने से If air pollution increases, then what will be the effect on rainfall? It will increase, decrease, remain same. एयर पोल्यूशन बढ़ेगा तो डस्ट पार्टिकल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बढ़ जाएंगे। हाइग्रोस्कोपिक बढ़ जाएगा तो रेनफॉल में इंक्रीमेंट होना चाहिए। देखो आया है बहुत बड़े एग्जाम में सीधा तो नहीं होगा कुछ, रेनफॉल कम होगा। देखो आपने लगाया सही है, बट डस्ट पार्टिकल लेकिन की घनता बहुत ज्यादा हो जाएगी। और क्या है ना। जैसे एक पार्टी में 10 लोगों का जो है खाना बना हुआ है, उसमें पहुंच गए 100 लोग, सबको खाना कितना मिलेगा? लिटिल 1/10 मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो अगर इसमें मान लो मैंने 10 पहले हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भेजे थे तो ड्रॉप साइज बड़ा होगा, और मैंने 100 भेज दिए तो ड्रॉप साइज छोटा हो जाएगा, और वो ड्रॉप बाइंड फोर्स को ओवरकम कर ही नहीं पाएगा। जहां पे 10 ड्रॉप बन रहे थे अब वहां पे कितने ड्रॉप बन रहे हैं? 100। तो क्या ये ओवरकम कर पाएगा? छोटा रह जाएगा। यानी नंबर ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बड़ा हो गए तो ड्रॉप साइज छोटा होगा, और छोटा ड्रॉप साइज नीचे गिरेगा नहीं। यानी एयर पॉल्यूशन करने से रेनफॉल के चांसेस डिक्रीज ही होंगे। समझ में आई बात? नहीं आई? तो भी बोलते हैं अगर सीधा आंसर आ गया यूपीएससी एग्जाम में तो फिर से पढ़ के हाँ ऐसे नहीं होगा कि सीधे सीधे सोच लो हो जाएगा हमारा काम। नहीं, उसने दिया है आप पार्शियली सही सोचा था, फिर कंक्लूड करना नहीं, वो सोचा आपने वही सही था, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तो आपको वही बोल रहा था ना पहले। समझ गए बात को? क्लियर हो गया? तो रेनफॉल समझ आई कैसे होती है, कंडेंसेशन समझ आया कैसे होता है, बादल कैसे बनता है, बादल समझ गए? सर्दियों में आप भाप निकालते हो मुंह से, आपके सामने कुछ कंडेंस फॉर्म में मिल जाता है आपको, क्या वो क्लाउड है?
यस सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लाउड है, क्योंकि आपने मुंह से क्या निकाला, वेपर। बाहर टेम्परेचर क्या है, कम, ठंडा, आपने निकाला कंडेंस हो गया, आपके मुंह के सामने क्लाउड बन गया। आइस क्रिस्टल वाटर ड्रॉप्स। हट भी गया क्योंकि वो इतना लाइट बना कि वाइंड फोर्स को वो ही नहीं कर पा रहा, ऊपर निकल गया। ऊपर निकल गया, क्योंकि वाइंड फोर्स तो ज्यादा है, वेपर को भगा देगा, जाओ। कंटिन्यूअस बनते चला जा रहा है, जितनी बार भी हम कर रहे हैं सर, बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम भी नहीं है सर। और क्या, क्योंकि वो क्रिस्टल्स बहुत अलग अलग है ना, बहुत छोटे हैं। वेपर तो गैस है ना, बहुत जल्दी रिएक्शन इन द सेंस, जैसे कि इसका आंसर हम तुमको इस तरह बताते हैं, जैसे एक 2 लीटर की बोतल लो और उसको ठंडा होने फ्रिज में रखो, और एक लो 500 ml की बोतल, उसको ठंडा होने फ्रिज में रखो, कौन सा जल्दी ठंडा हो जाएगा? 500 ml वाला। यानी जितना नंबर कम लिया आपने उतना ही ठंडा। तो यहां पे तो बहुत टाइनी है, उनको फ्रीज होने में टाइम ही नहीं लग रहा है। बॉडी से तो गर्म निकल रही है, वेपर भी है, लेकिन बाहर आने में उनको टाइम ही नहीं लग रहा है। हाँ, स्नो बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि छोटे-छोटे छोटे छोटे होते हैं, आइस बड़ा होता है, आइस क्रिस्टल बड़ा होता है। बाहर सर ऑलरेडी क्रिस्टल्स हैं, बहुत ही छोटे फॉर्म में। क्रिस्टल कहाँ क्रिस्टल है अभी? ये मान लीजिए ठंडी के मौसम में हाँ हाँ, हमने गर्म हवा छोड़ा, तो बाहर बाहर क्रिस्टल तो छोड़ो, बाहर टेम्परेचर कम है, बहुत कम है। बहुत कम है। जैसे ही आपने वेपर निकाला तुरंत कंडेंस हो गया। क्यों टाइम क्यों कम लगा उसको कंडेंस होने में? छोटे हैं सर, क्योंकि छोटे हैं, एकदम इफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर तो कम है ही। जैसे कि आपने देखा है कहीं पोलर रीजन में आप घूमने जाओ, कहीं बहुत ठंडी जगह, आपने गिलास से पानी ऐसे फेंका, ऊपर ही बर्फ बन गया। गिलास रख दोगे तो देर में बनेगा, और निकाल के फेंकोगे तो लाइन बनेगी उस पानी की, जल्दी बन जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा दिया आपने, ट्रांसफर ऑफ हीट जल्दी हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। जैसे कप में चाय पीते हो, ठंडी नहीं होती है तो प्लेट में कर लेते हो, प्लेट में करके सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। ये वो वाला भी तो रीजन होता है कि रेज आती है, सनरेज आती है, जो स्टार्टेड रेज आएगी वो लंबा एरिया कवर करेगी, बट उसमें हीट कंपैरेटिवली कम होगा, जो बिल्कुल ऐसे ही एक लाइन पर लगेगी। समझ आई बातें, नहीं आई? क्लियर हो गया? तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड और रेनफॉल, कॉज ऑफ रेनफॉल, इतना ही रखते हैं आज, है ना? हाँ, 8 बजे पहुंचना है। 8 बजे आपको घर भी पहुंचना है, अब घर पहुंचना आराम से। चलो